हेलो। तो हम लास्ट के वीडियो लेक्चर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे, जो डब्ल्यूपी की रिवीजन सीरीज के अंदर था। तो इसमें अपन ने अलग अलग पॉइंट्स पर टेंशन क्या क्या होगी, क्या क्या नहीं होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे कि कोई भी पार्टिकल वर्टिकल सर्कल करेगा तो सर्कल के टॉप पेस्ट जो पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट, उस पर उसकी जो स्पीड रहेगी वो रूट एल जी से ग्रेटर देन या फिर इसके इक्वल होनी चाहिए, तो पार्टिकल कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करेगा। ठीक है। एंड जो लोवेस्ट पॉइंट है, बॉटम वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट, यहाँ पर जो स्पीड होती है उस पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की, वो स्पीड होनी चाहिए कितनी, u ग्रेटर देन √5 gl। लिमिटिंग केस की बात करें तो यदि स्पीड √5 gl के इक्वल है तभी पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा। ठीक है। फिर अलग अलग पॉइंट्स पे अपन ने बात की, टेंशन क्या होगी, क्या नहीं होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन ने इस कॉन्सेप्ट में स्टडी की। ठीक है। फिर जनरल पॉइंट के बारे में बात की अपन ने, जनरल पॉइंट पर टेंशन क्या होगी, स्पीड क्या होगी जनरल पॉइंट पर पार्टिकल की, ये स्पीड इस टाइप से हो जाएगी जनरल पॉइंट पर। एंड टेंशन क्या होगी किसी भी जनरल पॉइंट पर, पार्टिकल की टेंशन इतनी हो जाएगी। एंड एक्सेलरेशन की बात करना चाहे तो रेडियल एक्सेलरेशन इतना होगा एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इतना होगा। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक कंसेप्ट और क्या नाम से रीड किया अपन ने, क्या कि बॉटम पॉइंट एंड टॉप पॉइंट की जो टेंशन है उनका डिफरेंस ऑलवेज 6 mg के इक्वल रहेगा। स्पीड लोवेस्ट पॉइंट की या तो √5 gl से बड़ी हो या फिर √5 gl के इक्वल हो, ये डिफरेंस ऑलवेज रिमेन्स सेम रहता है। ठीक है। इतना पर बात कर चुके थे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के इस वाले पॉइंट की स्पीड फाइंड आउट करोगे, या फिर किसी भी जनरल एंगल थीटा पर जो स्पीड होती है वो इतनी होती है पार्टिकल के पास, और इस प्रकार से आप टेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा कर सकते हैं कि इस लोवेस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो बी पर पहुंच जाए, इस बी पर पहुंच जाए, मतलब जो भी मैंने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से यू स्पीड से फेंका, तो इस लोवेस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी होनी चाहिए यू की वैल्यू, ताकि पार्टिकल यहाँ पर पहुंच जाए। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ की स्पीड 0 हो गई होगी, जस्ट यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के बाद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो ही जाएगी इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि रुक गया पार्टिकल। तो u इज इक्वल टू जो है यहाँ पर u इज इक्वल टू √gl के बराबर हो गया। अब यहाँ से कंडीशन होगी, अब जैसे कि देखो ये पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ये यहाँ पर पहुंच गया, जस्ट यहाँ पर पहुंचा है, यहाँ पर रुकने के बाद फिर वापस इधर आएगा, फिर इधर जाने के बाद इधर जाएगा ये, फिर इधर से इधर करेगा। तो इसका मतलब क्या करेगा, ये जो रोड है इसके इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एसएचएम करेगी यहाँ पर। तो एसएचएम की कंडीशन क्या होती है कि मिनिमम स्पीड या फिर हाईएस्ट स्पीड इस वाले पॉइंट पर, कंडीशन फॉर ये रोड ये रोड क्या, ये ऑब्जेक्ट सिंपल पेंडुलम करेगा, तो उसके लिए बॉटम पर जो स्पीड होनी चाहिए वह √2gl के इक्वल होनी चाहिए इस वाले पॉइंट पर। ठीक है। पता लग गया, इतनी स्पीड होनी चाहिए। ये एग्जाम में मोस्टली टाइम पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसके बारे में अच्छी तरह से ध्यान रखें। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब सभी जो जितने भी स्पीड्स हैं उनको एक बार मैं आपके लिए क्या नाम है समराइज कर देता हूँ। देखो टॉप जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है इस वाले पॉइंट की मैं बात करना चाहूँ आपके लिए, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर वर्टिकल सर्कल के लिए ये वाली स्पीड u ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gl के बराबर होनी चाहिए। यदि इतनी स्पीड है तो पार्टिकल पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। तो वही वाली बात, कंडीशन फॉर u इज इक्वल टू √5gl से ग्रेटर देन होना चाहिए, कंडीशन फॉर कंप्लीट सर्कल। एंड u की वैल्यू, इस u की वैल्यू यदि u लेस देन है √2gl से, तो पार्टिकल सिंपल पेंडुलम या फिर कह सकते हैं एसएचएम परफॉर्म करेगा। यहाँ से देख सकते हैं आराम से। ये थर्ड कंडीशन की बात करता हूँ। अभी पार्टिकल या फिर कह सकता हूँ मैं पार्टिकल वर्टिकल सर्कल नहीं करेगा,
या फिर लीविंग द सर्कल, मतलब ये पार्टिकल क्या करेगा, लीव का मतलब बीच में जाकर कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। प्रोजेक्टाइल का मतलब कि पार्टिकल यहाँ तक तो पहुंचेगा, यहाँ पर जाने के बाद क्या करेगा, फिर ये कॉन्टेक्ट छोड़ देगा, टेंशन की वैल्यू जीरो रही होगी और ये पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन करने लग जाएगा। तो उसकी कंडीशन क्या होगी, कहने होगी, उसके लिए स्पीड जो होनी चाहिए वह रूट जीएल से तो ग्रेटर देन होनी चाहिए एंड रूट 5 जीएल से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, फॉर लिविंग द सर्कल और टेंशन विल बी जीरो बिफोर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट, तभी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल करेगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचने से पहले, टॉप वाले पॉइंट पर पहुंचने से पहले यदि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाती है तो पार्टिकल वर्टिकल सर्कल नहीं करेगा और प्रोजेक्टाइल करने लग जाएगा। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। सही बात है। मैं आपसे बोलना चाहूँ कि ये वाली इसके लिए पार्टिकल लीविंग द सर्कल, सर्कल को लीव करने किसी भी जनरल पॉइंट पी की बात करना चाहूँ, इस पर टेंशन की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए और पार्टिकल क्या करेगा, अपने यहाँ से सर्कल करने लग क्या नाम से सर्कुलर पाथ को लीव कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कैसे होगा। कैसे, जब इसको लीव कर रहा होगा इस वाले पॉइंट्स को, तो इसकी स्पीड कितनी रहेगी या फिर वेलोसिटी कितनी रहेगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए। तो देखिए, किसी भी जनरल पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर यदि मैं टेंशन की बात करना चाहूंगा इस वाले पॉइंट पर, तो ए एंगल वर्टिकल से एंगल थीटा है, तो टेंशन इस साइड रहेगी, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो एम वी स्क्वायर आउटसाइड डायरेक्शन में, एम जी वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। एम जी के कंपोनेंट्स लेंगे तो एम जी का एक कंपोनेंट इस वाले साइड में आएगा, एम जी कोस थीटा सेंटर की तरफ, एंड एक कंपोनेंट्स आएगा किधर, रेडियल डायरेक्शन में, एम जी साइन थीटा। अब रेडियल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स को इक्वेट करते हैं या फिर बैलेंस करते हैं, तो टी प्लस एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, टी प्लस एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो भी इसकी रेडियस या लेंथ रहा, इसको इस साइड लेके जाता हूँ तो एम वी स्क्वायर अपॉन एल इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। इस पॉइंट पर इतनी टेंशन रही होगी। अब एक सर्कल को लीव करना चाहिए, मतलब यहाँ से पार्टिकल प्रोजेक्टाइल या फिर इसको कॉन्टेक्ट को लूज करना चाहिए, तो टेंशन की वैल्यू जीरो होगी। टेंशन की वैल्यू जीरो पुट करने के बाद ये स्पीड जो रहेगी पार्टिकल के पास जिस टाइम पर ये इसको लीव कर देगा, रूट एल जी कोस थीटा के बराबर रहेगी। स्पीड व्हेन टेंशन बिकम्स जीरो इन स्ट्रिंग, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको याद रखें। या फिर ठीक है, यदि यू की स्पीड इतनी है तो पार्टिकल क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ये कंडीशन को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, अब कितने डिग्री एंगल पर वर्टिकल से किस एंगल पर ये क्या नाम से वहां से प्रोजेक्टाइल करेगा, नहीं करेगा, वो एंगल कितना होना चाहिए, मतलब वर्टिकल से ये वाला एंगल कितना होना चाहिए ताकि पार्टिकल कांटेक्ट लूज कर दे वहां पर। ठीक है, वही स्पीड तो मैं निकाल चुका, इस वाले पॉइंट की स्पीड कितनी है, इस वाले पॉइंट पर स्पीड जो v इज इक्वल टू रूट एल जी कोस थीटा के बराबर है। अब वही वर्क, अब मुझे u की स्पीड दी गई है तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने पर इस वाले पॉइंट को रेफरेंस लूंगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, u इनिशियल जीरो, ओनली काइनेटिक एनर्जी रहेगी। एंड इस वाले पॉइंट पर u फाइनल जो रहेगा एम जी एल प्लस एम जी एल कोस थीटा, यहाँ से लग रहा है कि एल कोस थीटा रहेगी, नहीं एम जी एल एल कोस थीटा के बराबर रहेगी। तो के इनिशियल प्लस के फाइनल प्लस पी यू फाइनल, आफ्टर सॉल्यूशन एम से एम कैंसिल आउट। सॉल्यूशन करने के बाद देखा गया कि जो एंगल आएगा वर्टिकल से, इस वाले एंगल थीटा की बात करना चाहूँ प्रोजेक्टाइल के लिए, जो एंगल रहेगा इसकी वैल्यू कोस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एल अपॉन थ्री जी एल आती है। इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि कितने डिग्री एंगल पर पार्टिकल कॉन्टैक्ट लूज कर देगा यदि टेंशन जीरो हो जाएगी। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यू शुड रिमेंबर। पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा या फिर खसता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। यू फॉर प्रोजेक्टाइल के लिए यू की वैल्यू, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो रूट एल जी के बराबर रहेगी। एंड एंगल जो रहेगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये वाला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा जहाँ से यहाँ पे अपने फाइंड आउट किया। ठीक है, इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब आगे, अब जो अब तक अपन ने पढ़ा, इन सभी केसेस में अपन क्या लेके चल रहे हैं, इन सभी केसेस में मैंने जो स्टोन है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्या कर रखा है, इसको एल लेंथ की स्ट्रिंग से टाइड कर रखा है। ठीक है, स्ट्रिंग सेलेक्ट हो सकती है और ये डिपेंड करेगा कि बॉटम पॉइंट पर स्पीड कितनी है पार्टिकल की। ठीक है, अब बात करते हैं अगले कंसेप्ट की,
मेरे पास क्या दे रखा है, कंडीशन। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप इन सम अदर केसेस। ऑल अदर केसेस क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में अपन बात करना चाहें तो देखते हैं एक बार इधर। फर्स्ट केस फर्स्ट, होलो स्फीयर। होलो स्फीयर में कोई पार्टिकल लूपिंग करेगा या फिर नहीं करेगा, कैसे करेगा, उसके बारे में अपन बात करना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर। होलो स्फीयर का मतलब ये कोई होलो स्फीयर है मेरे पास, ठीक है, ये होलो स्फीयर है। इसके अंदर कोई एम मास का कोई पार्टिकल है जो इस सरकमफ्रेंस के अलोंग, इनसाइड सरकमफ्रेंस के अलोंग ऐसे से मूव करेगा इसके सरकमफ्रेंस पर। तो बॉटम पॉइंट पर क्या स्पीड होनी चाहिए, या फिर कांटेक्ट लूज करते वक्त क्या स्पीड होनी चाहिए, कैसे वर्टिकल सर्कल करेगा, कैसे नहीं करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पर टेंशन तो है ही नहीं, इन पर टेंशन ही दे के आ जाएगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन टेंशन की जगह टेंशन का रोल अदा करेगा, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे होलो स्फीयर वाले केस में। दिस सिस्टम, अब होलो स्फीयर, दिस सिस्टम विल बी एग्जैक्टली बिहेव एज सिंपल स्ट्रिंग बॉब सिस्टम, जो अभी थोड़ी देर पहले अपने रीड किया था, उसी की तरह एग्जैक्टली बिहेवियर करेगा। ओनली डिफरेंस इन द टेंशन विल बी, डिफरेंस किस में आएगा, टेंशन के अंदर, टेंशन विल बी रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल। टेंशन की जगह क्या जाएगा यहाँ पर, नॉर्मल से रिप्लेस कर देंगे अपन इस चीज को, ठीक है। वही उस वाले केस में कंप्लीट सर्कल के लिए लोवेस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होती है √5g एल से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर एल क्या है, वहां पर एल स्ट्रिंग की लेंथ थी, और यहाँ पर एल किससे रिप्लेस हो जाएगी, इस स्फीयर की रेडियस से। किसी भी जनरल पॉइंट पे स्पीड का फॉर्मूला अपन वहां पे एग्जैक्टली यही निकाला था, कितना स्पीड का फॉर्मूला आता है, इसको अच्छी तरह से आप याद रखिए, u² - 2gl 1 - cos थीटा। एंड टेंशन एंड नॉर्मल की बात करें तो टेंशन इतनी हो जाएगी उस वाले पॉइंट पर, या फिर नॉर्मल इतना हो जाएगा, इस पे बीच में लगने वाला फॉर्मूला। आप सारे फॉर्मूले स्ट्रिंग मास सिस्टम से या फिर स्ट्रिंग बॉब सिस्टम से डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड केस की बात करते हैं अपन। क्या सेकंड केस, केस सेकंड, मास अटैच्ड विद मासलेस रोड। अब अपन न तो स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं और न ही होलो पाइप का यूज कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, एक मासलेस स्ट्रिंग लेते हैं, सॉरी मासलेस रोड लेते हैं, उस रोड के एक पॉइंट पर जो बाहर, इसको यहाँ पर हिंज कर देते हैं, एंड जो आउटमोस्ट पॉइंट है या फिर जो इसकी दूसरा एंड है, उस पर किसी भी एम मास की बॉब को यहाँ पर अटैच कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसको वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कराते हैं। तो क्या क्या कंडीशन रहेगी, इस वाले पॉइंट पर स्पीड की वैल्यू कितनी रहेगी, और वर्टिकल सर्कल करने के लिए क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंडीशन फॉर लूपिंग, लूप करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो टॉपेस्ट पॉइंट है उसकी स्पीड 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी, तभी पार्टिकल क्या करेगा, वर्टिकल सर्कल कर जाएगा। बट स्ट्रिंग वाले केस में कितनी आई थी, स्ट्रिंग वाले केस में वी टॉप शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √LG से बड़ी होनी चाहिए, तभी पार्टिकल वर्टिकल सर्कल परफॉर्म करेगा। ये किस लिए, क्योंकि देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्लैकिंग। मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं कि रोड के केस में तो, सॉरी स्ट्रिंग के केस में तो स्ट्रिंग स्लैक होने का चांसेस था यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर, बट रोड के केस में ये स्लैक होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है ना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टॉप पर 0 स्पीड होगी तभी चल जाएगी, मतलब ये रोड यहाँ पर पहुंच गई तो इधर ये तो इस साइड जाएगी या फिर इस साइड जाएगी ड्यू टू अनस्टेबिलिटी की वजह से, ठीक है। तो स्पीड का 0 होगा तभी चल जाएगा काम। लोवेस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी, लोवेस्ट पॉइंट पर स्पीड वर्क-एनर्जी थ्योरम लगा के आप निकालोगे, तो इस पर जो स्पीड आएगी √4gl से ग्रेटर देन होनी चाहिए कंप्लीट वर्टिकल सर्कल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट कंसेप्ट केस 3, बीड अटैच्ड टू अ रिंग। या तो अपन क्या करें, एक रिंग लेते हैं, उस रिंग में एक बीड को अटैच करते हैं, ऐसे किसी बीड में मोती को अटैच करते हैं, एंड ये ऐसे से जाएगा और ये वर्टिकल सर्कल करेगा। या फिर सेम ब्लॉक रोटेटेड बिटवीन स्मूथ सरफेस ऑफ अ पाइप। दो पाइप लेते हैं एंड इसके अलोंग ब्लॉक क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये भी सेम जस्ट लाइक बीड के समान ही होगा, ठीक है। वही वाले केस, इसके अंदर सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देयर इज अ, वही जैसा रोड का केस था सेम ऐसा, देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्लैकिंग, कंडीशन स्लैकिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड कंडीशन फॉर लूपिंग, लूपिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन,
कि जो टॉपेस्ट पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर स्पीड 0 से ग्रेटर देन होगी तो पार्टिकल क्या करेगा, वर्टिकल सर्कल परफॉर्म करेगा, ठीक है। एंड लोवेस्ट पॉइंट पर, बॉटम पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर जो स्पीड होगी वो √4 GL से ग्रेटर देन होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही इस वाले ब्लॉक, इस वाले बीड को या ठीक है, जैसे ही ये वाला ब्लॉक या फिर ये वाला बीड इसको यहां से स्पीड देंगे तो इनिशियली तो इसका कांटेक्ट इस वाले सरफेस के साथ रहेगा, ठीक है। कुछ न कुछ एंगल के बाद ये वाला कांटेक्ट, इसका कांटेक्ट इस वाले सरफेस के साथ बनना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली बीड का ये वाले ऊपर वाले सरफेस है वो इसके साथ टच में रहेगी, क्यों, क्योंकि बीड इस वाले डायरेक्शन में मूव करने की ऐसी कोशिश करेगा। आफ्टर सम एंगल फिर बीड की सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी और इसकी बॉटम सरफेस इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगी। तो वही बात करते हैं कि कौन कौन सा कांटेक्ट रहेगा, कौन कौन सा कांटेक्ट नहीं रहेगा, वो इसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। इफ स्पीड इज इन बिटवीन √4 GL एंड √5 GL के बीच में लोवेस्ट पॉइंट पर स्पीड है, इस वाल यहाँ की जो स्पीड है u √4 GL और √5 GL के बीच में है, देन पार्टिकल विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, पार्टिकल क्या करेगा, वर्टिकल सर्कल करेगा, ठीक है। बट नॉर्मल रिएक्शन विल चेंज इट्स डायरेक्शन, इस वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। चेंज करने का मतलब कि पहले यहां से लेकर नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पर बॉटम साइड में लगेगी एंड फिर इस वाले साइड में नॉर्मल रिएक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। सिमिलरली बीड के अंदर भी ऐसे होगा। एंड कितने डिग्री एंगल पर अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा नॉर्मल, वो cos θ = u² - 2gr/3gr एंगल पर अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है। अब यदि स्पीड को मैं लोवेस्ट पॉइंट पर स्पीड √5 GL से ग्रेटर देन है, स्पीड एट बॉटम या लोवेस्ट पॉइंट पर √5 GL से ग्रेटर देन है, देयर विल बी नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा जब स्पीड √5 GL से ग्रेटर देन होगी, ठीक है। अब बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम इन नॉन इनर्शियल या फिर सूडो फ्रेम के अंदर। वर्क एनर्जी थ्योरम इन नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसे कैसे करेंगे, अप्लाई करेंगे, वही अब तक जो मान के चला था उसके अंदर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही थे, फिर मैंने फ्रिक्शन फोर्स में लगाया वर्क एनर्जी थ्योरम, पे सूडो फोर्स में लगाया। अब यहाँ पर अपन वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करना चाहिए सूडो फ्रेम के अंदर, तो W सूडो फोर्स वर्क डन बाय द सूडो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी में चेंज के बराबर रहेगा, डेल्टा K प्लस डेल्टा PE के बराबर रहेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ रिविजन सीरीज है, इसके बारे में देख सकते हैं कितना डिग्री एंगल हो जाएगा, कितना डिग्री एंगल नहीं होगा, इनके बारे में आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं, वो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो है पावर। पावर के बारे में स्टडी करते हैं, पावर क्या होती है क्या नहीं होती है, देखते हैं एक बार। देखो पावर, पावर को डेफिनेशन देख लेते हैं। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई पावर कहते हैं। एंड इफ अ बॉडी इज acted upon by a force and force does a work delta W in the interval delta T, then average power is equal to delta W upon delta T, ठीक है। पावर इस टाइप से डिफाइन की जाएगी, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखें। या फिर पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क या फिर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, किस रेट से कोई भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। अब पावर की, ये तो एवरेज पावर होगी। इंस्टेंटेनियस पावर की बात करना चाहें तो इंस्टेंटेनियस पावर P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा W अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू dV dW अपॉन dt। तो P इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा, वर्क dW कैसे लिखेंगे, F डॉट ds लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट dt, ds अपॉन dt dV के बराबर होगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर F डॉट VB होती है। इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद रखें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है।
इसकी यूनिट के बारे में बात करें पावर की, जूल पर सेकंड, जिसको वाट बोलते हैं। और एक यूनिट और होती है पावर की, हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू 4746 वाट के बराबर भी होती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। पावर ऑफ पंप, जो पंप होता है पानी का, उसकी पावर कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी उसके बारे में देख लेते हैं। पावर ऑफ पंप के बारे में बात करते हैं, क्या होती है पावर ऑफ पंप। पावर ऑफ पंप इज इक्वल टू रेट एट विच वर्क इज डन बाय पंप ऑन वाटर। किसी भी पंप की जो पावर है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, रेट एट विच वर्क इज डन बाय पंप ऑन वाटर। वाटर के ऊपर किस रेट से पंप वर्क डन कर रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उस पंप की पावर बोलते हैं। या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ वाटर, ये पंप यहाँ पर लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है, ये इसकी वाटर की एनर्जी को किस रेट से चेंज कर रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पंप की पावर बोलते हैं। तो पंप की पावर दो प्रकार की एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ वाटर, तो काइनेटिक पावर, काइनेटिक एनर्जी में रेट चेंज डी हाफ डी एम अपॉन डी टी वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज डी एम अपॉन डी टी जी एच। अब देखो ना, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, यहाँ पर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, जीएच भी कांस्टेंट है। तो पावर पंप क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर को ट्रांसफर करेगा। तो किस रेट से वाटर को ट्रांसफर कर रहा है, इंटू वी स्क्वायर इंटू हाफ, प्लस किस रेट से वाटर को ट्रांसफर कर रहा है, इंटू जी एच। ये क्या रहेगी पावर की, क्या नाम से, इस पंप की पावर रहेगी। जैसा कि मैं आपसे कहना चाहूँ कि ये कोई वाटर का टैंक है मान के चलते हैं, यहाँ पर मोटर लगा रखी है, ये मोटर इस वाटर को किस रेट से इस वाली डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करवा रही है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, वही इस मोटर की पावर रहेगी। जैसा मैं आपसे कहना चाहूँ कि सपोज करते हैं ये टैंक मोटर यहाँ से एच हाइट बिलो रखी हुई है, अब मुझे इसकी पावर निकालनी है। तो इस ये पानी किस रेट से ऊपर जा रहा है, डी एम अपॉन डी टी से एच हाइट ऊपर चला गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। यहाँ से किस रेट से बाहर आ रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। तो पावर की जो पंप की पावर है इस प्रकार से डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, अब आगे की तरफ मूव करते हैं, क्या होती है डीएम अपॉन डी टी। डीएम अपॉन डी टी क्या होता है, मास फ्लो इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू रो ए वी। रो ए वी क्या, मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यदि मैं इस वाली चीज को लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं, 1 सेकंड में कितना मास फ्लो हुआ, देखते हैं एक बार। ये मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको अच्छी तरह से बताऊंगा मास फ्लो रेट क्या होती है क्या नहीं होती। रो तो मास के लिए, वी वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होगा मुझे बताओ एक बार, रो इंटू एरिया इंटू डी एक्स चला मान के चले, डी टी पर सेकंड के डी एक्स अपॉन डी टी इसकी वेलोसिटी के बराबर होता है। तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगी, रो ए वी। ठीक है, ये डी एम के बराबर होगी। इस वाले पाइप से 1 सेकंड में कितना मास फ्लो हो गया बाहर। तो पावर इज इक्वल एनर्जी रिक्वायर्ड इन परपेंडिकुलर पर सेकंड। ठीक है, तो कितनी कितनी हो जाएगी यहाँ पर रखने पर, काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी एंड पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाएगी। ठीक है, इन सारे फॉर्मूले को आप याद रखें। वर्क पावर एनर्जी का रिवीजन सीरीज है, यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। मैंने बहुत सारे रिवीजन करवाए आपके लिए, वर्टिकल सर्कल मोशन की बात की एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड सूडो फोर्स के द्वारा वर्क डन एंड फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन, वर्क की डेफिनेशन एंड बहुत सारे क्वेश्चंस वर्ग इनके बारे में अपन ने इसमें बात की। वर्टिकल चेंज के बहुत सारे क्वेश्चन एंड स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन सब की मैंने यहाँ पर आपसे अच्छी तरह से बात की। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको सर्कुलर मोशन के बारे में बात करूंगा। तब तक इस वीडियो को देखिए अपने और रिवीजन को अच्छी तरह से कीजिए।